तो अब हम पहुंच गए हैं स्टैंडर्ड नंबर 12 पर, जो है बात करता है पेशेंट केयर जो है वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस एंड मल्टी डिसिप्लिनरी। इन नेचर। इसका क्या मतलब है समझिए। AAC 12 पर पहुंच गए हम। तो इसमें बात हो रही है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का मतलब है कि ड्यूरिंग ऑल फेजेस ऑफ केयर, यानी कि पेशेंट्स का एंट्री से लेके पेशेंट के जाने तक, डिस्चार्ज होने तक, क्वालिफाइड इंडिविजुअल जो है वो अवेलेबल होगा 24/7 पेशेंट्स की केयर को कंटिन्यू करने के लिए। यानी कि वेदर पेशेंट इज एडमिटेड अंडर कंसल्टेंट, और कंसल्टेंट आपका फुल टाइम है, मान लीजिए पूरा दिन रहता है हॉस्पिटल में, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी रहते हैं विजिटिंग बेसिस पर, विजिटिंग बेसिस तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो फिर मैनेजमेंट हो गया, स्कोप की अगर बात करेंगे तो पार्ट टाइम हो सकता है, यानी कि उनके फिक्स्ड आवर्स हैं ओपीडी में आने के। बट आईपीडी में उनको पेशेंट्स को, डॉक्टर को देखने के लिए टाइम टाइम पर, जो हमने बात की थी ना रीअसेसमेंट की, वो आना पड़ेगा। बट पेशेंट जो एडमिट है उसके पास भी किसी न किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की, सीनियर डॉक्टर की, यानी कि मिनिमम MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर हो, जिसको हम ड्यूटी डॉक्टर या RMO कहते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी होना चाहिए। केवल नर्सिंग स्टाफ के भरोसे पेशेंट को नहीं छोड़ सकते हैं, हॉस्पिटल में ड्यूटी डॉक्टर की अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए। तो क्वालिफाइड डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होना चाहिए पेशेंट्स की केयर करने के लिए, ठीक है। अब केयर को कंटिन्यू करने के लिए डॉक्टर टू डॉक्टर, डॉक्टर टू नर्स, नर्स टू डॉक्टर, डॉक्टर टू कंसल्टेंट, मतलब आपस में जो भी क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी क्लिनिकल स्टाफ हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन में क्या आता है, रीडबैक, जिसको हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो जब इंफॉर्मेशन शेयर होगी डॉक्टर से डॉक्टर के बीच में, नर्स से नर्स के बीच में, नर्स से डॉक्टर के बीच में, डॉक्टर से कंसल्टेंट के बीच में, या क्लिनिकल टीम के बीच में, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, हैंडओवर भी कह सकते हैं। अब NABH कहता है कि जो हैंडओवर है वो स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड, यानी कि कोई गाइडलाइन के बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने हैंडओवर दिया, जस्ट लिख दिया पेशेंट का नाम, ये पेशेंट ठीक है, स्टेबल है, आगे आप देख लेना, ऐसा नहीं। उसके लिए एक गाइडलाइन दी हुई है, NABH ने रेफरेंस दिया हुआ है, जिसको हम इस बार या एस बार भी बोलते हैं। आई से हो गया आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं पेशेंट को, नेम एंड UHID, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क मैंडेटरी हैं। एस से हो गया सिचुएशन। बी से क्या हो गया, बैकग्राउंड। ए से असेसमेंट, और आर से रिकमेंडेशन। तो आप समझ रहे हैं, इस बार मीन्स आइडेंटिफिकेशन, सिचुएशन, बैकग्राउंड, असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन, ये सारे पॉइंट्स हमारे हैंडओवर में कवर होना चाहिए। पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन हो गया, सिचुएशन क्या है पेशेंट की,
बैकग्राउंड क्या है, क्या प्रॉब्लम पेशेंट लेके आया था। असेसमेंट करने के बाद जो भी आपके वाइटल्स हैं वो पेशेंट्स के नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं। रिकमेंडेशन क्या दे रहे हैं, नेक्स्ट स्टाफ को क्या आप रिकमेंड दे रहे हैं, उसका कोई टेस्ट ड्यू है, उसको कोई सेकेंड ओपिनियन कराना है, या उसको कहीं ट्रांसफ़र करना है, या उसकी रिपोर्ट ड्यू है, व्हाटएवर, या उसकी कोई मॉनिटरिंग करना है, उसको रिस्ट्रेंट पे कंटिन्यू रखना है। रिस्ट्रेंट में आपको आगे बताऊंगा क्या होता है रिस्ट्रेंट। तो ये सब पॉइंट्स उसमें कवर होना चाहिए हैंडओवर में। इसी को हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि रिटर्न में होगा और उस पर हैंडओवर किसने दिया, किसको दिया, किसने लिया, किससे लिया, ये डिटेल्स भी उसमें मेंशन होना चाहिए हैंडओवर में। सारी शिफ्ट की, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, जो भी स्टाफ की शिफ्ट हैं उसमें हैंडओवर का प्रोटोकॉल्स फॉलो होना चाहिए, तभी कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर रहेगी। इसमें एएसी चैप्टर बात करता है ना सी से कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर, तो हम सी पे कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एएसी चैप्टर में और क्या हम बात करेंगे, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर किसी पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है या रेफ़र करना है तो उसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। उसकी ट्रांसफ़र रेफरल की प्रॉपर पॉलिसी होगी, चाहे वो इमेजिंग के लिए हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या हम किसी हायर सेंटर में रेफ़र कर रहे हैं, या पेशेंट को कहीं से लेके आ रहे हैं, उन सब के लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल एंड पॉलिसीज हमारे पास डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टाफ की अनअवेलेबिलिटी की वजह से पेशेंट का ट्रांसफ़र डिले हो रहा है, या सेफ्टी नहीं, जैसे व्हील चेयर में बेल्ट नहीं है, आपके स्ट्रेचर में साइड रेल्स नहीं है या बेल्ट नहीं है, ये सब पैरामीटर्स की वजह से ट्रांसफ़र या रेफरल में कोई प्रॉब्लम पेशेंट को नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सेफ मैनर में पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है, और पॉलिसी तो इसके लिए होना चाहिए। और ट्रांसफ़र समरी या रेफरल समरी, ये भी हम बात कर चुके हैं, ये भी पेशेंट्स को देनी पड़ेगी साथ में, कि यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में उसका क्या ट्रीटमेंट हुआ, क्या उसके बारे में हमने बताया। देन जो भी प्रोसेसेस हम पेशेंट का फॉलो करेंगे, जैसे हमने इनिशियल असेसमेंट की बात करी, प्लान ऑफ केयर की बात करी, वैसे ही हम कोई भी सिस्टमेटिक ट्रांसपोर्टेशन की भी बात कर रहे हैं तो सबके लिए टाइम फ्रेम जरूर डिफाइन होना चाहिए, कितने टाइम में कौन सी सर्विस डिलीवरी हो जाएगी। इसीलिए हम डिफरेंट पैरामीटर्स को मॉनिटर करते हैं। वेटिंग टाइम हो गया, टेट हो गया, इनिशियल असेसमेंट हो गया, ठीक है। सो इन पैरामीटर्स को हम नोटिस किस लिए कर रहे हैं कि टाइमली डिलीवरी हो सर्विस की, ठीक है। वेटिंग टाइम फॉर कंसल्टेशन हो सकता है, ओपीडी में कितना टाइम लगा पेशेंट को दिखाने के लिए, डायग्नोस्टिक हो सकता है, डायग्नोस्टिक में सारा आ गया, लैब का हो चाहे वो इमेजिंग का हो, दोनों ही, चाहे वो अल्ट्रासाउंड का हो, चाहे वो सीटी स्कैन का हो, चाहे वो एक्सरे का हो, वेटिंग टाइम को भी नोट करना है। तो टाइमली डिलीवरी हो रही है, उसी से कंफर्म होगा कि कंटिन्यूटी ऑफ केयर है, ठीक है। अब हमने एक लैब में पढ़ा था क्रिटिकल वैल्यूज वाला पॉइंट, पढ़ा था, याद है लैब के स्टैंडर्ड में कि क्रिटिकल वैल्यू, जैसे ही कोई क्रिटिकल टेस्ट की इंफॉर्मेशन लैब को पता चलता है, लैब स्टाफ को पता चलता है, वो इमीडिएटली डॉक्टर को बताएंगे या उस वार्ड या उस आईसीयू में इन्फॉर्म करेंगे नर्सिंग स्टाफ को या डॉक्टर को, ड्यूटी डॉक्टर को। यहां तक था उस लैब में, लेकिन अभी इस 12 स्टैंडर्ड में इसी से रिलेटेड बात हो रही है इंटरवेंशन की। Now we have to make one register in ward as well, ICU as well। जो भी हमारे नर्सिंग स्टेशन हैं वहां पर हमें एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, जिसको आप क्रिटिकल वैल्यू एक्शन टेकन रजिस्टर भी बोल सकते हैं, या क्रिटिकल वैल्यू इंटरवेंशन रजिस्टर भी बोल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे नाम वो आप नाम रख सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जो लैब से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई उसका डेट एंड टाइम
पेशेंट नेम, एज, सेक्स, UHID, क्रिटिकल वैल्यू जो लैब ने हमको बताई वो वैल्यू लिखेंगे हम। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय, जिसने भी वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करी, जैसे मैं हूँ, मैं नर्सिंग स्टेशन पे काम कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन आया, मैंने रिसीव किया और मुझे बताया गया उस पेशेंट की HB जो है वो 6 आई हुई है, तो मैंने नोट कर लिया 6। अब मेरा क्या काम है, मैंने तो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर ली, अब मुझे डॉक्टर को बताना होगा, तो इन्फॉर्म्ड टू, मैंने किसको बताया, एंड देन उस डॉक्टर ने क्या इंटरवेंशन किया या क्या एक्शन टेकन भी बोल सकते हो आप इसको, एक्शन टेकन बाय डॉक्टर, वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। डॉक्टर ने बोला कि ओके इस पेशेंट को मान लीजिए प्लेटलेट्स कम है तो प्लेटलेट्स चढ़ाना है, या पेशेंट को ICU में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, या पेशेंट की वाइटल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, वॉट एवर डॉक्टर ने जो भी एक्शन टेकन के सजेशन दिए हुए हैं वो यहाँ पर मेंशन करना है। एंड देन सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर के साइन भी हमें लेने होंगे कि सर आपने ये सजेस्ट किया था, वी हैव स्टार्टेड डूइंग दिस, या वी हैव डन द सेम विद इन 24 आवर्स। तो ये भी कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर को कंफर्म करेगा कि आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज आई और आपने उसको इमीडिएटली डॉक्टर को बता दिया, डॉक्टर ने उस पर एक्शन ले लिया और उस पर जो एक्शन लिया उस पर आपने एविडेंस भी दे दिया, डॉक्टर से साइन भी करा लिए, और साइन के साथ में नेम जरूर लिखना है। ये तो आप पॉइंट बिल्कुल मेक इट अ पॉइंट, गांठ बांध लो इस चीज़ का, तो कि जहाँ पर साइन आएगा उसके साथ में नाम भी आएगा। इसके अलावा और कहाँ हम इंटरवेंशन कर रहे थे इस चैप्टर में, वार्निंग साइन में, यस वार्निंग साइन में भी तो हमने RRT रजिस्टर बनाया था हमने, रैपिड रिस्पॉन्स टीम, कि पेशेंट को वार्निंग साइन हुए, डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, उन्होंने इंटरवेंशन लिया, हमने उसमें नोट डाउन कर दिया। तो ये है इस AAC 12 स्टैंडर्ड में। ठीक है, अगला स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे AAC 13, उसमें हम बात करेंगे डिस्चार्ज की। ठीक है, थैंक यू।